आज हम लोग पढ़ेंगे RLC समांतर परिपथ। कौन सा? हाँ, प्रतिरोध, प्रेरकत्व व संधारित्र। बेटा कौन सा परिपथ? समांतर। समांतर को कहेंगे पैरेलल, पैरेलल सर्किट। इसका हम लोग बना लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से V वोल्ट की सप्लाई दे दिया AC। अगला ले लिया हम लोग कुंडली और फिर ले लिया संधारित्र। समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज समान होता है, तो हर जगह वोल्टेज V वोल्ट सप्लाई वोल्टेज के बराबर रहेगा। यहाँ से धारा I मान लीजिए जा रही है, इसमें जो धारा जाएगी, धारा का बंटवारा हो जाता है, वोल्टेज सब जगह समान रहता है। तो ये हम लोगों ने लिखा कि समांतर क्रम में वोल्टेज प्रत्येक अवयव पर समान होता है और वो दिए गए सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। जबकि धारा का बंटवारा हो जाता है तो संधारित्र की धारा का नाम हम लोग रख देंगे IC। इसमें धारा IC जा रही है। कुंडली में बहने वाली धारा को रखेंगे IL और प्रतिरोध में बहने वाली धारा को हम लोग कहेंगे IR। इसका जो प्रतिघात है वो है XL और XL बराबर 2 पाई FL ओम है, और इसका प्रतिघात जो है संधारित्र का XC बराबर 1/2 पाई FC ओम है। क्लियर है? ये तो हो गया बेटा आपका पैरेलल परिपथ, ये बन गया। अब यहीं आप सदिश आरेख दाएं साइड में सदिश आरेख बना लें, लिख लें सदिश आरेख। वेक्टर डायग्राम बेटा या सदिश आरेख। पहले हम लोग जो है रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस में V व I क्या होते हैं? इन फेज होते हैं, एक ही कला में होते हैं। किस में होते हैं? अथवा आप कहेंगे कि कलांतर या फेज डिफरेंस या कला कोण का मान फाई का मान 0 होता है। तो चलिए, तो पहले हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं। तो प्रतिरोध में बेटा हम लोग ऐसे खींचते हैं, ये हो गया प्रतिरोध का वोल्टेज V और प्रतिरोध में बहने वाली धारा IR। इन फेज हो गए, एक लाइन से व्यक्त किया गया। अब हम लोग कुंडली की बात करते हैं। कुंडली का वोल्टेज जो है बेटा वो 90 अंश अग्रगामी होता है, तो सबका V यहीं रहेगा। सब जगह V है, सबका V एक है। यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है। समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज, तो हम लोग वोल्टेज को इस लाइन से खींच चुके हैं। तब उसकी जो है बेटा धारा क्या होगी वोल्टेज से? हाँ, या तो आप कहेंगे कि कुंडली में वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होता है, अथवा कोई बच्चा कहेगा कि धारा 90 अंश पश्चगामी होती है। तो धारा IL को, अगर वोल्टेज को ऐसे खींच दिए हैं तो धारा IL को बेटा हम लोग ऐसे खींचेंगे। ये हो गया IL, पश्चगामी हो गई 90 अंश इसी वोल्टेज से। ये सबका वोल्टेज है। अब हम लोग संधारित्र की बात करते हैं। संधारित्र में हम लोग पढ़े हैं कि धारा हाँ वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग जो है IC खींच दिया, ये ऐसे, ये IC 90 अंश पर खींच दिया। अब क्या होगा, हम लोग IL को ज़्यादा मान रहे हैं और IC को कम मान रहे हैं, तो इतना जो है दोनों बेटा एक दूसरे के अपोजिट धारा हैं, तो ये घट जाएंगी।
तो IL में से IC घट जाएगा। तो इतना मैंने जितना ये ऊपर है बेटा इतना इसमें से काट दिया। अब ये जो बचा ये धारा हो गई IL माइनस IC। ये वाली जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो धारा हुई वो हो गई IL माइनस IC। अब ऐसे हम लोग मिला देंगे और इनका जो है बेटा न तो ये धारा प्रतिरोध वाली IR इधर की ओर जा रही है और IL और IC का अंतर नीचे की ओर आ रहा है, ये यहाँ की ओर आ रहा है। अतः इनकी जो परिणामी धारा होगी वो जो है इसके आयत के विकर्ण से शो होगी। तो ये हो गया आपकी परिणामी धारा I बेटा। कौन सी? I हो गया, ठीक है ना। परिणामी धारा I बराबर हो जाएगा V/Z, होता ही है। अब यहाँ पर कुल धारा I है और कुल वोल्टेज भी है, इनके बीच यहाँ पर जो कोण बनेगा इसी को फेज डिफरेंस या कला कोण कहेंगे और फाई से डिनोट करेंगे। तो ये आपका बन गया। इस समय क्या है, इस समय IL इज ग्रेटर देन IC। IL इज ग्रेटर देन IL इज ग्रेटर देन IC है बेटा। देन पावर फैक्टर लैगिंग हो गया। देखिए ना, V से कुल वोल्टता V से कुल धारा I जो है फाई कोण नीचे चल रही है यानी पश्चगामी चल रही है। तो जब हमारा धारा पश्चगामी है तो हमारा पावर फैक्टर cos फाई क्या होगा, यानी इस कंडीशन में आप कहेंगे कि I V से पश्चगामी है। क्या है? पश्चगामी है। अब हम लोग देखते हैं कि इस RLC पैरेलल सर्किट में पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं बेटा, ओमिक मान। कौन सा? ओमिक मान। ओमिक मान पहला प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का ओमिक मान ये लिखा हुआ है R ओम, तो लिख लें R ओम। फिर प्रेरक का हाँ XL बराबर 2 पाई FL ओम। और संधारित्र का ओमिक मान हो गया XC बराबर 1/2 पाई FC ओम। क्लियर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे धारा। हम लोग पढ़े कि समांतर क्रम में वोल्टेज सब जगह समान होता है और धारा का विभाजन हो जाता है। तो ये धारा प्रतिरोध IR ले रहा है, इसमें धारा कुंडली में IL जा रही है और संधारित्र में IC जा रही। तो सबकी धारा ओम के नियमानुसार धारा का मान ज्ञात करेंगे। धारा या प्रत्येक अवयव की धारा, तो धारा का बंटवारा हो रहा है ओम के नियम के अनुसार। V बराबर IR से बेटा हो गया I बराबर V/R। इसी का हम लोग उपयोग कर लेंगे तो आ जाएगा। अब लिखें IR बराबर प्रतिरोध में धारा। प्रतिरोध में धारा है IR बराबर V/ उसका R। तो इतना हो गया एम्पियर। ऐसे ही प्रेरक की धारा IL बराबर हो जाएगा V/XL एम्पियर। इसका जो अवरोध है वो XL है, तो R के जगह पर अब XL लिख देंगे V/।
वोल्टेज सबका सेम है, एक ही है। ऐसे ही संधारित्र का लिख लेंगे। संधारित्र का धारा, हाँ, IC बराबर V/XC एम्पियर। हो गया। इधर की आपको तीनों कंडीशन मालूम है। पहली कंडीशन क्या है, ये आरेख सदिश आरेख 3 बना हुआ है, 1, 2 और 3। पहली कंडीशन में हम लोग IL इज ग्रेटर देन IC। IL नीचे की ओर है, इसको हम लोग ज़्यादा माने हैं और IC को कम माने हैं, तो घट गया तो हो गया परिणामी धारा हो गई IL माइनस IC नीचे की ओर, और रेजिस्टेंस वाली धारा IR इस दिशा में जा रही है और ये नीचे की ओर, अतः इनका परिणामी इनके विकर्ण से होगा। न धारा इधर की ओर मानी जाएगी न इधर की ओर मानी जाएगी, बल्कि इसके कर्ण से मानी जाएगी। तो परिणामी धारा I आ गई और कुल वोल्टेज भी ऊपर की ओर है। अब यहाँ पर कुल वोल्टेज और कुल धारा I के बीच जो कोण बनता है उसी को फेज एंगल कहते हैं और फाई से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच में, हाँ, फाई कोण बन गया, यही फेज एंगल है। अब इसको देखने से साफ जाहिर हो रहा है कि कुल धारा परिपथ की I वोल्टेज से फाई कोण पश्चगामी है, नीचे माइनस है तो ये पश्चगामी है। तो इस तरह से जब IL इज ग्रेटर देन IC होगा तब जो है कुल धारा I वोल्टेज V से पश्चगामी होगी, तो लिखा हुआ है। और जब धारा पश्चगामी होगी तो ऐसे कंडीशन में पावर फैक्टर cos फाई पश्चगामी होगा। जब धारा पश्चगामी होगी तो वोल्टेज, वो पावर फैक्टर भी हमारा पश्चगामी होगा। अब दूसरे कंडीशन में हम लोगों ने ये माना कि जब IC यानी संधारित्र वाली धारा ज़्यादा हो और प्रेरकत्व वाली धारा IL कम हो, तो IC इज ग्रेटर देन IL हो, तो हम लोग IC को ज़्यादा मान लिया, यहाँ से इतना बड़ा मान लिया, और IL नीचे की ओर है। ये IL जो है बेटा यहाँ पर लंबा था, यहाँ पर इतने माना, तो ऊपर से IC में से IL घट गई, तो अब इतनी धारा जो है ये हो गई, ये ऊपर की ओर जा रही है, और रेजिस्टेंस वाली जो है इधर की ओर जा रही है, ये ऊपर की ओर, ऐसे धाराएं जा रही हैं। अब इनका परिणामी धारा I जो है इस विकर्ण से होगा। इस कंडीशन में आपने लिखा कि जब IC इज ग्रेटर देन IL होगा, तो इस फिगर को देखने से, आपको सदिश आरेख को देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें धारा I वोल्टेज V से अग्रगामी है, फाई कोण अग्रगामी है, आगे की ओर चल रही है, क्योंकि ऊपर बेटा प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, तो ये नीचे भी पड़ रहा है और I जो है ऊपर पड़ रही है, तो ये I हमारी अग्रगामी है। और तो वहीं लिखा गया है कि ऐसे कंडीशन में I जो है V से अग्रगामी होगी, और जब I अग्रगामी होगी तो पावर फैक्टर cos फाई भी हमारा अग्रगामी होगा। तो आपसे इतने पूछेगा कि जब IC इज ग्रेटर देन IL हो तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, अग्रगामी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं संधारित्र में धारा आगे चलती है, तो अग्रगामी होगा। और जब कहेगा IL इज ग्रेटर देन, तो IL में वोल्टेज आगे चलता है और धारा पीछे चलती है, तो उससे आप याद कर लेंगे कि पावर फैक्टर हमारा पश्चगामी होगा। और यहाँ चित्र में भी आपको मैं दिखा के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और जब ऐसा हो जाएगा बेटा, तो आप देख रहे हैं धारा का मान ये घट गया, तो परिपथ में धारा जो है जब IL बराबर IC हो जाएगा तो परिपथ में धारा न्यूनतम हो जाएगी, यही अनुनाद की दशा हो जाएगी। और जब धारा I न्यूनतम हो जाएगी तो प्रतिबाधा Z जो है परिपथ की अधिकतम हो जाएगी। ये समांतर अनुनाद की दशा है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं।
और उसमें ये विशेषता है उसकी कि समांतर अनुनाद जब बनेगा होगा तो उस समय IL बराबर IC हो जाएगा और परिपथ में धारा I का मान न्यूनतम हो जाएगा, प्रतिबाधा Z जो है अधिकतम हो जाएगी और अनुनादी आवृत्ति ये हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग जो है तीसरी पॉइंट पढ़ते हैं, परिणामी धारा। क्या लेते हैं? हाँ, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग इस सदिश आरेख से लेते हैं परिणामी धारा। इस सदिश आरेख से यहाँ पर तीसरी पॉइंट हम लोग लिखते हैं परिणामी धारा। परिणामी धारा यही हमारी जो चल रही है, यही हमारी परिणामी धारा, कुल धारा मिलकर हमारा I कहेंगे और यही रिजल्टेंट है, यही परिणामी, यहाँ भी I लिखा हुआ है। इसी का मान हम लोग जो है सदिश आरेख से ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? इसी सदिश आरेख से ज्ञात करेंगे। ये देखिए, ये जो कोण हम लोग लेते हैं उस कोण के सामने की ये भुजा लंब होती है और ये वाली आधार हो गया और ये वाला कर्ण हो गया। कर्ण का मान I है। तो हम लोग सदिश आरेख से चलेंगे। सदिश आरेख से तो हम लोग लिखेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय हम लोग लगाते हैं बेटा, तो लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो वहीं लिख दें पाइथागोरस की प्रमेय से बेटा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। कर्ण हमारा देखिए I है, तो लिख देंगे I का वर्ग बराबर आधार IR का वर्ग। आधार कितना है? IR का वर्ग प्लस लंब हमारा जो है ये है IL माइनस जितना ये है उतना ये है। तो लिख लेंगे बेटा IL माइनस IC का होल स्क्वायर। अब इधर का वर्ग हटा दें तो इधर की राशि पर कर्णी लग जाएगा, तो ये आ गया कर्णी में, यही हो गया सूत्र आपका। परिणामी धारा I का मान इतने एम्पियर आ गया। अब IL ज़्यादा है, IC कम। आपका IC माइनस IL भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बोलिए भाई। तो जब IL माइनस IC है तो पूछेगा बेटा, तो आप कहेंगे कि चाहे IL में से IC घटाइए, चाहे IC में से IL घटाइए, जब वर्ग करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब IL ज़्यादा होगा तो उस समय जो है पावर फैक्टर हमारा लैगिंग हो जाएगा, और जब IC का मान ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, धारा अग्रगामी हो जाएगी। अभी आपने देखा। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, IL बराबर IC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, ये देखिए ना, IL और IC दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो घट के 0 हो जाएंगे। तो ये जब ये शून्य हो जाएगा तब हो जाएगा I बराबर IR। केवल परिपथ में इसी में बहने वाली धारा केवल बहेगी, IR ही बहेगी। ये दोनों हाँ समाप्त हो गई। तो ये बता रहा, तो परिपथ की धारा न्यूनतम हो जाती है। चलिए, तो इससे ज्ञात कर लेंगे। अगली पॉइंट हो गया बेटा आपका प्रतिबाधा। प्रतिबाधा समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख लें प्रतिबाधा या इम्पीडेंस Z। तो Z बराबर क्या होता है? हाँ, कुल वोल्टेज भी आपको मालूम है और कुल धारा I का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो Z बराबर ओम के नियमानुसार V बराबर IR तो IZ, इसलिए Z बराबर V बटे I। तो लिख लें V बटे I। इतना हो जाएगा आपका ओम बेटा। क्या हो जाएगा?
ओम हो जाएगा। ये हो गई प्रतिबाधा। अब लिखेंगे फेज एंगल या कला कोण। क्या लिखेंगे? कला कोण। कला कोण के लिए हम लोग जो है tan फाई का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे tan फाई आधार बटे लंब बटे आधार। तो लिख दिया बेटा लंब बटे आधार बराबर, देखिए इसके सामने की ये भुजा लंब है, लंब का मान है IL माइनस IC। तो लिख लें IL माइनस IC बटे आधार है IR। आधार कितना है? IR। तो ये लिख दिया। यहाँ से फाई बराबर लिख लेंगे, फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स IL माइनस IC बटे IR। यहाँ से हम लोग फाई का मान ज्ञात कर लेंगे। फाई का मान जब ज्ञात कर लेंगे तब हम लोग पावर फैक्टर ज्ञात करेंगे। अगला पॉइंट है आपका शक्ति गुणक। शक्ति गुणक को कहते हैं पावर फैक्टर, यानी PF पावर फैक्टर बराबर कास फाई और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बेटा, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है? IR है। कर्ण कितना है? I है। IR का मान कितना है? बोलिए भाई। V/R ओम के नियम से। और बटे में बेटा I का मान V/Z दिख रहा है? V/Z। अब इसी को मैं कह रहा था कि अगली लाइन में ले जाएंगे तो हो जाएगा V/R गुणे, ये पलट जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो Z/V हो जाएगा। V से V कट गया बराबर Z/R आ गया। तो श्रेणी में पावर फैक्टर कास फाई R/Z हो रहा था, समांतर में हो गया Z/R। यानी कुल प्रतिबाधा में से कुल प्रतिरोध से भाग दे देंगे, R से भाग दे देंगे, तो हमारा जो है पावर फैक्टर ज्ञात हो जाए। तो इस तरह से पावर फैक्टर का यह फार्मूला हो गया। इसको मिटा दें। अब हम लोग रिएक्टिव फैक्टर ज्ञात करेंगे RF, प्रतिघाती गुणक। प्रतिघाती गुणक को कहेंगे RF यानी रिएक्टिव फैक्टर, और ये होता है बेटा साइन फाई। साइन फाई को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिव फैक्टर कहते हैं। तो लिख लें साइन फाई बराबर, चलिए लंब बटे आधार बेटा, लंब बटे कर्ण। चलिए लंब बटे कर्ण। अब बेटा यहाँ से हम लोग लंब का मान देखें, IL माइनस IC बटे कर्ण I। तो यहाँ से साइन फाई का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे पावर या वास्तविक पावर, या फिर कहेंगे एक्टिव पावर। क्या कहेंगे? वास्तविक पावर या एक्टिव या सक्रिय शक्ति, कोई भी नाम लें। तो हो गया सक्रिय शक्ति P बराबर हो गया VI कास फाई, ये हो जाएगा वाट। ये हो गया एक्टिव पावर या सक्रिय शक्ति या परिपथ की वास्तविक शक्ति वाट में आएगी। अगला आ गया आपका रिएक्टिव पावर बेटा। तो लिखेंगे VI साइन फाई, और इसे मापेंगे वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में, VAR में। और तीसरा है आपका आभासी शक्ति PA,
आभासी शक्ति बराबर केवल VI हो जाएगा। इसे मापेंगे वोल्ट एम्पियर VM। और फिर हो जाएगा शक्ति लॉस P लॉस पावर लॉस। तो पावर लॉस केवल ये करेगा, हाँ, तो इसी का केवल वर्ग होगा। तो पावर लॉस बराबर हो गया IR का वर्ग गुणे R वाट, ये हो गया। तो ये सारी बातें इस तरह से आपकी समाप्त हुई। अब हम लोग अनुनादी वक्र देख लें। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग अनुनादी वक्र समांतर सर्किट में बेटा, पैरेलल सर्किट में अनुनादी वक्र, तो जब बेटा अनुनादी आवृत्ति और उस पर बहने वाली धारा के बीच जो वक्र या ग्राफ हम लोग खींचते हैं उसे अनुनादी वक्र कहेंगे। तो हम लोग जो है ऐसे ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। अब यहाँ पर हम लोग एक इस फार्मूले से जो आएगा अनुनादी आवृत्ति का मान, वो यहाँ पर ऐसे बेटा खींच लेते हैं, मान लीजिए डॉटेड लाइन से। ये कौन सी आवृत्ति हो गई? FR, ये अनुनादी आवृत्ति। इधर आपकी जो है धारा आई, अब इसमें जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है या वक्र प्राप्त होता है वो इस टाइप से आता है। ये ऐसे प्राप्त होता है। ठीक है। अब हमारा जो सिंपल आवृत्ति है वो ऐसे है हर्ट्स में, और जो FR है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। आप देख रहे हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर संगत धारा का मान 0 है। संगत धारा का मान कितना है? 0 है। अब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर हमारी मान लीजिए कि 40 आ रहा है, तो 40 से जितने बाएं चलते हैं यानी दूर भागते हैं, 40 से 30 पर आते हैं, ठीक है ना, 25 पर आते हैं, तो देखिए धारा का मान बढ़ जाता है, संगत धारा का मान बढ़ता है। जैसे जैसे 40 से हम लोग 39 पर आते हैं, 38 पर आते हैं, देखिए धारा का मान बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। ऐसे इस पार भी 40 से जैसे 41 जाते हैं, 42 जाते हैं, 45 जाते हैं, वैसे वैसे धारा का मान बढ़ने लगता है। यहाँ 5 एम्पियर है। और जैसे जैसे हम लोग नज़दीक आते हैं इस फ्रीक्वेंसी के बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के करीब आते हैं, वैसे ही धारा घटते घटते 0 पर आ जाती है। तो यही बात आपको बताई गई कि ग्राफ से बेटा या वक्र से ये स्पष्ट होता है कि समांतर अनुनादी परिपथ में अनुनादी फ्रीक्वेंसी पर धारा का मान 0 है,
और अनुनादी फ्रीक्वेंसी से जैसे फ्रीक्वेंसी का मान हम लोग कम करते हैं अथवा फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं, यानी जितने दूर जाते हैं उतने जो है परिपथ में धारा का मान बढ़ने लगता है। ये कंडीशन हो गई। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं आपका समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।